नमस्कार। आज गृह मंत्री अमित शाह का राजौरी का दौरा था। उन्होंने जनसभा को संबोधित की और जनसभा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि डिजर्व करते हैं पहाड़ी भाषी लोग एसटी के स्टेटस को। उन्होंने बड़े तकनीकी तरीके से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो कमीशन की रिकमेंडेशन है उनको लागू किया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। यानी उनका ये कहना था कि जो कमीशन की रिकमेंडेशन है उनमें एसटी को, पहाड़ी भाषियों को एसटी का दर्जा देने की रिकमेंडेशन की गई है। दूसरे, अपने संबोधन में बार बार जो उन्होंने कहा, उन्होंने 3 परिवारों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 3 ऐसे परिवार, नाम तो नहीं लिया, नाम हम लिए लेते हैं, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार। 3 ऐसे परिवार थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में हर्डल क्रिएट की। इसी पर चर्चा करेंगे। हरीश भारती जी भारतीय जनता पार्टी से, युवा मोर्चा से, आपका स्वागत है। मती मीर जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, आपका भी स्वागत है। और अनीस कसाना साहब, आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, आप इससे शुरू करेंगे। कसाना साहब, क्या वाकई में ये जो अमित शाह गृह मंत्री ने कहा है कि 3 परिवार हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को डैमेज किया है और जो भी अनुदान, जिसको हम फंड्स कहते हैं, आते थे अपने परिवारों तक ही महदूद रखा? क्या कहेंगे आप? ये जो इल्ज़ाम प्राइम मिनिस्टर, अपने होम मिनिस्टर साहब ने जो लगाया है कि 3 परिवार का, इसका मैं टोटली खंडन करता हूँ। और जहाँ तक रही हमारी पार्टी की क़यादत का, जहाँ पीडीपी पार्टी है, जहाँ मरहूम मुफ्ती सईद साहब थे, तो वो मुल्क के गृह मंत्री रह चुके हैं। जहाँ पे आज जिस चेयर पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, तो पीडीपी का परिवारवाद में आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है कि जिसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि लोगों के साथ गलत हुआ है। और ना ही इतना पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को सत्ता में रहने का मौका मिला है। एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी, और उससे पहले जो अनिश जी, आपको मैं दुरुस्त करना चाहूँगा। आप कहते हैं कि परिवारवाद क्यों नहीं है? आपके पास मुजफ्फर हुसैन बेग थे, आपके पास हसन अमीर थे, आपके पास तारिक हमीद करते, फरिश्त है, आपने उनको मौका नहीं दिया। ये खानदान के इर्द गिर्द ही सियासत घूमती रही। नहीं, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन हर पार्टी में ये चीज़ है। परिवारवाद कहाँ पे नहीं है? हर पार्टी में कहीं ना कहीं से अगर आप लाइन को देखोगे तो हर लिंक तो किसी के पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। बीजेपी में आज मैं कहता हूँ कि एक परिवार नहीं, कई परिवार के साथ बंदे जुड़े हुए हैं, उनके रिलेशन में जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, जो नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी का, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का लिंक रहा है, जहाँ गवर्नमेंट रही है, उसने खासकर खिताब पीर पंजाल के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है, जिसका आज जिक्र ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी भी कर रहे थे। और मरहूम मुफ्ती साहब ने, जैसे जो हमारे मुगल रोड है, बाबा गुलाम शाह बादशाह जो यूनिवर्सिटी है, और जो है, और खासकर जो ये टीचर हैं, जो रहबर तालीम का आरटी स्कीम है, ये जो स्कीम किसने लाई थी? ये पीडीपी गवर्नमेंट ने लाई थी, जिसका बेनिफिट जो है आज तक हर खिते के लोगों को मिला और हर कास्ट के लोगों को मिला। और खासकर उन्होंने जो पिछली कोलिशन गवर्नमेंट थी, उस पर ट्राइबल मिनिस्ट्री में जो चौधरी जुल्फकार साहब थे, मिनिस्टर बनाए हुए थे, तो उनके हद तक जो दौरे अख्तियार था, उन्होंने ट्राइबल के लिए काम किया है। उसी काम को आज आगे भारतीय जनता पार्टी जो है रफ्तार दे रही है, तो उसका हम वेलकम करते हैं। चलिए, मती मीर जी से जानना चाहते हैं, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं जी। आपको भी बुरा लगा होगा जब उन्होंने कहा कि 3 परिवार, जिसमें अब्दुल्ला खानदान का भी जिक्र किया? देखो, मैं इस सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें एक मौका दिया इस बात को रखने का। हम सबसे पहले यंग ब्रिगेड है, ये अच्छा लगा। तो मैं इस बात की मजम्मत करता हूँ कि इस तरीके की वर्डिंग उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी देर से वो, मैं खासकर इस परिवार की बात करता हूँ, मैं एक परिवार के साथ तो पिछले कुछ देर पहले वो इस परिवार के साथ ही जुड़ के तो यहाँ पे इन्होंने हुकूमत बनाई है। अब मुझे नहीं लगता है वो क्यों इतनी जल्दी वो सब बातें भूल गए हैं, और इस तरीके की बातें जो है वो नहीं करनी चाहिए। मैक्सिमम कोई भी इनका अपना कोई भी मसला, कोई भी चीज़ होती है तो इन 3 परिवारों से ही ये फसली बात करते हैं, उसके बाद बाकी किसी से बात करते हैं। ये सब चीज़ें इन लोगों इनको मद्देनजर रखनी चाहिए, ताकि लोगों को गुमराह ना किया जाए। एक परिवार का हम जिक्र करते हैं हरीश जी, एक परिवार का जिक्र करते हैं गांधी परिवार का। उसका आप इस्तेमाल कभी कभी इस्तेमाल करते हैं जब सरकार तोड़नी हो, बनानी हो, जैसे मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तब तो आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन दोनों परिवारों का तो आपने खूब इस्तेमाल किया है। 2014 में मिलकर के हुकूमत भी बनाई, मलाई भी खाई। उससे पहले यूनियन गवर्नमेंट में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हिस्सा रखा। यूनाइटेड नेशन में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को ले जाते थे, आगे खड़ा कर देते थे। अब जब बात ये आती है तो आप कहते हैं कि तीनों परिवारों ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया।
आपकी पहली बात की 2014 के बाद जब असेंबली इंतखाबात यहाँ पे हुए तो भारतीय जनता पार्टी की पीडीपी के साथ कोलिशन की सरकार आई। जी, तो सब जानते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अलायंस किया वो विचारधारों के साथ था। अपनी विचारधारा से हम लोग नहीं हटे। हमारा जो एजेंडे में था 370 को तोड़ना, जब हमने 370 को तोड़ने का जो हमारा एजेंडा था हम उस पर काम कर रहे थे। सरकार के बीच सरकार के बीच में आना, चीजों को समझना, क्योंकि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी जम्मू और कश्मीर में कभी हुकूमत में नहीं रही थी। और जो शख्सी राज की बात, या इन लोगों ने यहाँ पे इन परिवारों ने राज किया, इन लोगों ने हुकूमतें नहीं की, चाहे पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनकी हमेशा अलगाववाद और आतंकवाद को समर्थन रहा। प्रो पाकिस्तानी पीडीपी की स्टेटमेंट्स हमेशा रही। कश्मीर के अंदर घाटी में पत्थरबाजी को ये लोग सपोर्ट करते थे। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद आज हम देखें एक भी पत्थरबाजी की घटना आपको कश्मीर के अंदर नहीं मिलेगी। इससे स्पष्ट होता है कि ये दो परिवार जो कश्मीर घाटी के, ये अपने घर तक सत्ता रखने के लिए इन लोगों ने ये अलगाववादी और आतंकवादियों का समर्थन किया। भारती जी, महबूबा मुफ्ती का तो ये कहना है कि जब आपने सारे पत्थरबाज अंदर ही कर दिए हैं तो जेल में कहाँ से पत्थरबाजी होगी? कोई भी आज इस आप देख लें, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो इतने लोग उस टाइम पे जब इस सरकार से पहले लोग अंदर होते थे, जब आसपा वहाँ पे मजबूत था, आज वहाँ पे इतने लोग जेलों के अंदर नहीं हैं। आज कश्मीर के अंदर, आज अब रजौरी की रैली का देख लो, ये इतना बड़ा जन अपार समर्थन ये बताता है कि लोगों ने उस एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल को एक्सेप्ट किया है। कल बारामूला के अंदर जो रैली होनी है आप उसमें भी देख लें कितनी बड़ी पार्टिसिपेशन होगी। आज चाहे शोपियां और पुलवामा का, जिसको कहते थे कि ये सबसे डिस्टर्ब एरिया है, आज भारतीय जनता पार्टी को लोग वहां भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। पूरे तरीके से लोग एक विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं। सबको पता है कि ये नेशनलिस्ट पार्टी है, ये अपने आप को इसके कार्यकर्ता लास्ट पे रख के काम करते हैं। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो विचारधारा है वो दो परिवारों तक सीमित है, उनके अपने परिवारों का भरण पोषण करने तक, उन्हीं को आगे बढ़ाने की। आपने जब यहाँ कसाना साहब से एक बात की कि मैं सवाल पूछूंगा फिर आप कहेंगे। आप कहते हैं कि आप पार्टी में नेशन फर्स्ट और खुद को लास्ट में रखते हैं ना? जी बिल्कुल। आपके निर्मल सिंह जी ने जब ऑमनिशन डिपो के सामने मकान बनाया था तब वो क्या कह रहे थे? सेना तंग करती है। जब आपकी सहूलियत के मुताबिक बातें करते हो तो अच्छा नहीं लगता है। जो चीजें कोर्ट के अंदर हैं, सब जुडिशियस मैटर के ऊपर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। अगर वो आता है इसके ऊपर कि स्टेट लैंड है या डिफेंस लैंड है, तो वो कोर्ट के अंदर जब प्रूव होगा तो सब जुडिशियस मैटर के ऊपर मैं नहीं बोलूंगा। जो भी गलत इंसान है, हम चाहते हैं वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो सही है, लॉ उसको सपोर्ट करेगा। यदि वो गलत है तो लॉ उसके अगेंस्ट एक्शन करे। हम उस चीज का समर्थन करते हैं। जी आपसे दोबारा मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपकी हुकूमत भी रही 2002, उसके बाद भी रही, लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी या फिर वाल्मीकि समाज, गोरखा बिरादरी, बाजीगर बिरादरी कम संख्या थी, उनको राइट्स नहीं दिए आपने, वोटिंग राइट्स नहीं दिए? आपके मन में खोट था? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। खोड़ नहीं था मन में, लेकिन इतना हमें गवर्नमेंट चलाने का मौका नहीं मिला। और ख़ासकर जो सेंटर में तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और उसका भी इतना जो समर्थन था जम्मू कश्मीर को, जो पीडीपी पार्टी को नहीं मिला है, जिसकी वजह से कई चीज़ें जो हैं वो यूनियन गवर्नमेंट पे डिपेंड करती हैं। और आज जो है स्टेट तोड़ने के बाद, 370 तोड़ने के बाद, अगर ये रियासत जम्मू कश्मीर यूटी है तो इसका पूरा कंट्रोल जो है दिल्ली में है। और दिल्ली में खासकर भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से हुकूमत कर रही है। तो आज वो अपने मन मुताबिक जो चीज़ करना चाहती है वो कर सकती है, उसको कोई बीच में रुकावट नहीं है। जब आपका अलायंस होता है, आप दो साथी होते हैं, तो आपको एक दूसरे की बात मान के चलना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इतना मैं मानता हूं कि इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट ने फोकस करना था, लेकिन हमारी पार्टी से कुछ खुदाइयाँ हुई हैं, उसके हम उसमें सुधार करेंगे। और आने वाले इलेक्शन में जो है हमें उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह लोगों की जो मन की बातें हैं, जो लोगों का जो झुकाव है जिस तरह, उसको लेकर साथ में इलेक्शन के मैनिफेस्टो में जाएंगे। अनिश जी ने बड़ा खूब कहा कि हमें टाइम नहीं मिला, हम कोशिश नहीं कर पाए, लेकिन ये धमकी केंद्र सरकार को जरूर देते थे कि 370 से छेड़खानी करेगा वो जल जाएगा, तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। लेकिन आज ये कहते हैं कि केंद्र में हमारी सुनवाई नहीं होती, धमकी दे लेते थे। मती जी, आप बताइए कि किस तरीके से आज जो स्टेटमेंट था गृह मंत्री अमित शाह का, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पहाड़ी वासी डिजर्व करते हैं, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कमीशन के रिकमेंडेशन को लागू किया जाए, क्या ये लॉलीपॉप दिया है
या फिर सजा? देखो मैं आपको बताऊं, ये मैं कहूँगा कि ये एक जनसलाब को जोड़ने का एक हिस्सा है। ये आज जो है सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ का जलसा था। अगर आप बोलेंगे कि कोई भाजपा का कोई पर्सनल जलसा था, वो ही नहीं था। ये जनसलाब लोग इसी लिए आए हैं कि भाई यहाँ पे उन्होंने कहा गया था कि आज के दिन जो है अमित शाह जी जो हैं वो अनाउंस करेंगे कि लोगों को पहाड़ी देंगे, वो इसलिए लोग। और बाकी रही बात, जैसा ये कहते हैं कि भाई हमने ये काम किए हैं और इतने पैसे दिए, ये दी, जो जिन रोडों पे चल के ये आए, जहाँ पे इन्होंने जलसे किए हैं, जो हॉस्पिटल हैं, जो रोडें हैं, जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, सब नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। इनका दिया हुआ कुछ नहीं है। इनका दिया हुआ, अगर आज अमित शाह जी इस पे बात करते, युवाओं के लिए बात करते, अपना डेवलपमेंट पे बात करते, अच्छा युवाओं की कोई पॉलिसीज के बात करते हैं। मैक्सिमम जो युवा हैं वो ओवरडेट हो चुके हैं, उनकी उम्रें निकलती जा रही हैं, कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं आ रही है। हमें इन सब, हम तीन परिवार को छोड़ के हमें इस चीज पे, हमें तीन परिवार को छोड़ के हमें इस चीज पे, यंग लॉट हैं, डायनामिक है, तीनों की तीनों अच्छे हैं। लेकिन आप ये बताइए, बेरोजगारी की, ओवरेज की बात कर रहे हैं, ये देन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की और पिछली सरकारों की है। 61,011 डेली वेजर्स है जो आप लोगों ने लगाए हुए हैं। नहीं, कुछ ना कुछ तो लगाए ना, कहीं तो लगाए ना। आज वो सड़कों पे हैं। आप मुझे बताओ, ठीक है, आप कहते हो कुछ ना कुछ पॉलिसीज तो बनती थी, कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसीज बनती थी कि युवाओं को जो है वो नौकरी वगैरह दी जाती, या कुछ ना कुछ ऐसा। खुद गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि हमने यहाँ पे आते ही पंचायत इलेक्शन, ब्लॉक डेवलपमेंट, बीडीसी, डीडीसी के इलेक्शन करवाए। कितने साल हो गए असेंबली के इलेक्शन करवाइए भाई साहब। यहाँ पर सरकार और आवाम के बीच में इतना फासला बनता जा रहा है कि आवाम की पहुंच से सरकार कोसों दूर है। जो आपने बात कही कि अमित शाह साहब ने कहा कि हमने यहाँ पे बीडीसी, डीडीसी कराया और पंचायती राज थर्ड टायर सिस्टम को लागू किया, तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी जिंदगी लड़ती रही कि हमें थर्ड टायर यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करना है। और जो एनसी और पीडीपी और कांग्रेस का जो एक अलायंस रहा, जो हमेशा हुकूमत में जम्मू कश्मीर के अंदर रहे, उन्होंने पावर्स अपने तक रखने के लिए सीमित रखी। 87 MLA, 5 MP और चंद MLC, पावर को उन्होंने ग्राउंड लेवल पे नहीं आने दिया। और जिस प्रकार से पंचायती राज सिस्टम का जब थर्ड टायर लागू हुआ, तो आज लगभग 30,000 पंची सरपंची से, बीडीसी से डीडीसी, आज एक पंचायत के अंदर 70 लाख रुपए के काम एक सरपंच एक साल के अंदर करा रहा है। आज हैंडपंप्स एक पंचायत के अंदर सरपंच उसके वो लगवा रहा है। आज एक पंचायत के अंदर अनगिनत मकान आ रहे हैं। एनसी और पीडीपी की जब हुकूमतें होती थी तो 5 साल के टेन्योर के अंदर एक सरपंच को 2.5 मकान दिए जाते थे और उसमें भी आधी धांधली होती थी। आज अनगिनत मकान, अनगिनत बाथरूम। आज जल जीवन मिशन के अंदर 2023 तक का लक्ष्य, हर घर जल। आज इस प्रकार की स्कीमें, मैं कहता हूं कि आज अगर गिनती करनी पड़ जाए, आयुष्मान हेल्थ कार्ड, हर एक व्यक्ति को जम्मू कश्मीर के 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ फैसिलिटी वो ले सकता है। इस प्रकार की जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो सेवाएं, जो स्कीमें केंद्र की सरकार ला रही है, मैं कह सकता हूं कि एनसी, पीडीपी, कांग्रेस ने जो पावर सेंटर्ड पॉलिटिक्स की 2-3 परिवारों तक महरूम रखी, उसको भाजपा ने उसको काटा, थर्ड टायर यहाँ पे लागू किया। आज पावर्स ग्रास रूट लेवल पे पहुंची है और जो एमएलए जो काम करवाता था, आज बीडीसी और डीडीसी वो काम करा रहे हैं। आज मती साहब यहाँ पे इस बात को मानेंगे नहीं, लेकिन इनके बीडीसी डीडीसी जो जीते हुए हैं, आज 50-50 लाख का प्लान वो अपना दे रहे हैं। आज 1-1 करोड़ की वो प्रोजेक्शन से वहां पे दे रहे हैं। वो किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर ये लोग चाहते, सच में जम्मू कश्मीर के लोगों का भला चाहते, तो 50 साल पहले इन्हें ये लागू कर देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी। और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल के बाद ये चीज यहाँ पे आई। तो मैं चाहता हूं कि जो केंद्र की सरकार जो भी फैसले जम्मू कश्मीर के अंदर ले रही है, वो निर्णायक फैसले हैं, वो जम्मू कश्मीर के हितों के लिए फैसले हैं। आज जो 2 बड़े इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ बनाए जा रहे हैं, लगभग 80,000 यूथ को वो कैटर करेंगे। हम यहाँ पे, हमारा एक जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आता था, हम कहते थे इलेक्ट्रॉनिक्स का तो यहाँ पे स्कोप नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, उसको बाहर जाके नौकरी करनी पड़ेगी। वो सब चीजें यहाँ पे आ रही हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े, जो हमारे साथ अभी रिसेंटली लोग जुड़ रहे हैं, उनको मैं बताते चलूं, ये राजौरी जिले का यूथ क्रीम है, फायर ब्रांड तीनों के तीनों लीडर है। अनिश जी हैं, भारती जी हैं, मती जी हैं। इनसे हम आज चर्चा कर रहे हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखे भी कि क्या कितनी सच्चाई, कौन कितना सही बोल रहा है, वो अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर जारी करें। आज हम इनसे पूछ रहे हैं कि जो आज स्टेटमेंट अमित शाह ने दिया है एसटी के स्टेटस को लेकर के, और जो कहा है कि 3 परिवार हर्डल बने हुए थे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, आप कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन दें। अनिश जी, आप हमें ये बताइए कि आपको मौका मिला था, वक्तन वक्तन आपको पावर में रहे, लेकिन आप भी अपने तक ही महदूद रहे। आपने मुफ्ती परिवार से बाहर जाने की कोशिश नहीं की।
आप देखिए तसद्दुक मुफ्ती को लाए, वो बेचारा डायरेक्टर कहीं फिल्में बनाता था, उसको आपने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया है। फिर आप कहते हैं परिवारवाद नहीं है। नहीं, वो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स जो है वो पार्टी के अंदर जो परिवारवाद नहीं है, मैं परिवारवाद की बात नहीं, लेकिन परिवारवाद हो के भी लोगों तक जो स्कीमें पीडीपी गवर्नमेंट ने चलाई हैं, खासकर हर खिते को, जम्मू के अंदर आप देख लो डेवलपमेंट जो की है, जहाँ खिता पीर पंजाल के अंदर की है, तो वो उस पर पीडीपी ने फोकस किया है। हालांकि उनको गवर्नमेंट करने का टाइम कम मिला है। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की वफात के बाद हमें उसका बड़ा नुकसान हुआ है। वो एक विजन के आदमी थे और मुल्क के गृह मंत्री रह के उसके बाद उन्होंने अपनी स्टेट के अंदर जो पार्टी बनाई है और उसके बाद वो सत्ता में आए हैं, तो उन्होंने जो जो स्कीमें लॉन्च की हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए की हैं। और मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूंगा, जैसे भारती जी ने कहा, आपने से सवाल पूछा कि हमने इलेक्शन कराए सरपंचिस के, बीडीसी के, डीडीसी के, तो इस पे मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि बीडीसी डीडीसी के आपने सरपंच इलेक्शन करवाए हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो एक आम कार्यकर्ता है, जो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, जो एक आम गरीब आदमी है, उसको ये बीडीसी डीडीसी सरपंचिस बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। पहले गवर्नमेंट में ये होता था कि डीसी के पास फंड होते थे, अगर आपकी सरपंच नहीं सुन रहा है, बीडीसी नहीं सुन रहा है, तो आप डीसी साहब के पास जाओगे, वो अपने फंड से कोई ना कोई पैसा आपको दे के आपका काम हो जाता था। आज अगर बीडीसी के साथ आपकी बनसर नहीं है, सरपंच के साथ आपकी बनसर नहीं है, तो आप अगर डीसी साहब के पास जाओगे, वो कहेंगे जनाब हमारे पास कुछ नहीं, हमने सारे फंड जो है आपको ग्राउंड लेवल पे दे दिए। लेकिन मैं ये कहूँगा पंचायत सिस्टम में भी जो फंड है वो मिस यूज ऑफ फंड हो रहे हैं, और जो एक गरीब आदमी है उस तक जो है वो पैसे नहीं पहुँच रहे हैं। जैसे मकान की स्कीम उनकी के पीएम आवास योजना के तहत जो एक मुस्तहिक आदमी है, गरीब आदमी है, उसको प्रायोरिटी नहीं दिया जा रही है। वहाँ पे भी देखा जाएगा कि सरपंच किस पार्टी का है, उसने अपने ही बंदे फेवर करने, दूसरे बंदों को आस्ता 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 पीछे करते रहेंगे। उसी तरह बीडीसी ने भी अपनी लाइन चलानी है, डीडीसी ने भी अपनी लाइन चलानी है। मेरा आपसे ये निवेदन है और सरकार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम 20-30% जो फंड्स हैं वो डीसी साहब के लेवल पे रखे जाएं, ताकि जिस आदमी की कोई ना सुने, जिसको कुछ ना मिले, कम से कम वो डीसी साहब के पास पहुंचे अपनी परेशानी लेके कि जनाब मुझे ये परेशानी है, तो डीसी साहब उसकी जो डिमांड है वो पूरी करें। किसी को बिजली का खंभा चाहिए, किसी को कोई रास्ता चाहिए, किसी को रोड चाहिए, जो सरपंच नहीं सुनेगा, बीडीसी नहीं सुनेगा, चेयरमैन नहीं सुनेगा, तो वो बंदा कहाँ जाएगा। जी मती जी, आपसे जानना चाहिए, भारती जी ने बड़े टाल क्लेम के लिए हमने ये किया, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं मती जी, तो मुझे ये समझ नहीं आती, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं है, जमीन आपके पास नहीं है, रोड कनेक्टिविटी आपके पास नहीं है, पावर के नाम पे आपके पास ठेंगा है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो आएगी वो लगाएंगे कहाँ? सर मैं आपको बताऊं, मैं पहले इस मुद्दे से पहले मैं इसमें जाना चाहूँगा आपके इस सवाल से कि ये जो एसटी की बात हो रही है कि एसटी देंगे या नहीं देंगे वो बात की बात है, मगर वो एसटी अगर मिल भी जाती है, हमने एसटी को करना क्या है? वो कहाँ गई 5 लाख नौकरियाँ, कहाँ गई 2 लाख नौकरियाँ, कहाँ गई 60 लाख नौकरियाँ? वो नौकरियाँ लगेंगी कि रिक्रूटमेंट बनेगी तो एसटी वो यूज़ होगी ना, उसको लेके हमने बच्चों ने और अवरेज हो जाना है। इस चीज़ पे फोकस किया जाए, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें। आप मुझे बताएं कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस पे आप मुझे बताएं, जिन मेडिकल कॉलेज की, जिन रोडों की, जिन इन सब चीज़ों की बात की है, इनसे पहले बने हुए, ये नहीं, ये सिर्फ इनके टाइम पे रिबन कटे हैं। काम जो है वो पहले किया गया। आप टनल की बात ले लें, बाकी बात कर लें, जिन रोडों से आ रहे हैं, जहां पे बन रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। सर कल्पना नहीं है सर, आप मुझे बताएं, कल्पना की बात नहीं है। आप एक देखा जाए ना, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। अब पहले जम्मू में डेवलप होगा, फिर आहिस्ता 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 सर करते हैं। ये नहीं है, जब इन्होंने राज किया, इन्होंने राज किया, तखत बना हुआ था। जब कांग्रेस ने काम किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया, जिन तीन परिवारों की, जब 3 परिवारों की, मुझे बात करने थे, आप मुझे बात करने थे, 3 परिवारों की जो बात कर रहे हैं, वो 3 परिवारों ने इनको प्लेटफॉर्म बना के दिया है। ये उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। इनका नया को क्या बना है, ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। आप इनको बताएंगे आपने नया क्या किया है, ये आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है। क्यों हम ये सिर्फ 3 परिवारों की बात करेंगे या पाकिस्तान की बात करेंगे? हमारा जो मुल्क है, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सर हमारा मुल्क ये है, हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। इस वक्त हमारे 2 दुश्मन है, एक पाकिस्तान है, एक चाइना है। हमें चाहिए कि इस वक्त अपने मुल्क को आगे ले जाएं, ताकि मुल्क हमारा डेवलप करे। मुल्क तब डेवलप होगा, मती जी, सारे दर्शक सुन रहे हैं, मुल्क तब डेवलप होगा, मुल्क तब डेवलप होगा जब युवा आगे बढ़ेगा, जब हमारा युवा आगे बढ़ेगा। सारे दर्शक आपको देख रहे हैं, आपकी दोनों जेब में एक तरफ पाकिस्तान का झंडा होता है, एक चाइना का। आपने उस दिन ही स्टेटमेंट दी थी जब 5 अगस्त 2019 को 35 से अपील हुआ था, आपने कहा था चाइना को इंटरवेन करना चाहिए। किसको इंटरवेन करना? मैं अभी जो बात कर, मेरी बात सुने, मैं आपको बात कर रहा हूं, मेरी बात, इसका क्या मतलब है हमारा मुल्क नहीं है? आप हमें इनकार रहे कि हमारे जेबों में जो है झंडा है, ये हमारा मुल्क, ये हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क था और हमारा रहेगा। हम इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, इसी मुल्क में मरेंगे, और मैं बताऊं, और लास्ट दम तक हम इस मुल्क के साथ रहेंगे। हमारा यही मकसद रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मेरी बात सुने, आप शायद भूल चुके हैं इस बात को कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का क्या नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख
के तहत उन्होंने सबको लेके जोड़ा है, उन्होंने लेके चला है। आज उनके शेख अब्दुल्ला की कुर्बानियों को भूल चुके हैं आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आप मुझे बताएं शेख अब्दुल्ला की आप शेख अब्दुल्ला की कुर्बानियों को भूल रहे हैं, आप फारूक अब्दुल्ला की कुर्बानियों को भूल रहे हैं, आप 3 परिवारों की बात कर रहे हैं। इनको अगर चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, युवाओं की बात करें, युवाओं को आगे ले जाने की बात करें, इस मुल्क की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, ना कि इस तरीके की बात करें कि ताकि जो है लोगों के दिलों को ठेस पहुंचे। दर्शकों, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की आबादी के मुताबिक बहुत ज्यादा यहाँ पर सरकारी मुलाजिम है, करीब 4.25 लाख सरकारी मुलाजिम है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में भी होंगे। जो सरकारें हुकूमतों में आई उन्होंने हाथ से कोरे कागज पे भी अपने ऑर्डर दिए हैं, लोगों को, अपने वर्कर्स को नौकरियां दिए हैं। विडंबना यह है कि आज हमारे बजट का 67% जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी वो जाया जाता है। हम सैलरी कंपोनेंट में देते हैं, हम जो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट भरते हैं, हम जो वेलफेयर स्कीम्स देते हैं उसका इंटरेस्ट भरते हैं, जब पावर खरीदते हैं उसका सिर्फ 23-27% ही जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लग पड़ता है। यानी जो तरक्की तमीरों के काम होते हैं, टोटल रुपए में से सिर्फ 27% ही खर्च कर पाते हैं। और फिर हम कहते हैं कि रोजगार नहीं। हमें आदत पड़ गई है कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट काम नहीं करना। ये मानसिकता को बदलना होगा अगर हमने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। आपसे अनिश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी पार्टी का अब क्या रुख रहेगा? जिस तरीके से एसटी का स्टेटस ऑलमोस्ट उन्होंने क्लियर कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपको टनल के उस पार भी नुकसान उठाना पड़ेगा। पीर पंचाल पर भी एक आपकी निगाह रहती थी। नहीं, हमें कोई नुकसान कोई नहीं है। पीर पंजाल के अंदर पिछली बार आपने देखा होगा मैडम मुफ्ती साहिबा का जो दौरा यहाँ पे हुआ था, कितना यूथ उनके साथ जुड़ा हुआ है। और रिसेंटली इन पिछले दिनों में उनकी स्टेटमेंट आई थी कि भारतीय जनता पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये गुज्जर वर्सेस पहाड़ी का जो इशू क्रिएट मत करो। 2 कम्युनिटी हैं, इनके आपस में लड़ाई झगड़ा मत करो। जिसको अगर देना है आपने ऐसी स्टेटस तो उस चीज़ को क्लियर करो। तो आज मैं उस चीज़ के लिए मुबारकबाद दूंगा होम मिनिस्टर अमित शाह जी को। उन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा सा जो दोनों जो कम्युनिटी थी उनके बीच में जो एक टकराव था उसको कम से कम थोड़ा मध्यम किया है। और लास्ट पे जो एक नारा लगा है पहाड़ी गुज्जर एक आपस भाई भाई, तो उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि जो इतनी बड़ी टेंशन बनी हुई थी। हमने फेसबुक पे लोगों से अपील भी की, लेकिन लोग जो हैं जो अपना हद से ज़्यादा क्रॉस हो गए थे, इतने महाबहन के एक दूसरे को गाली दे रहे थे। तो एक बहुत बड़ी आपस में एक टेंशन बन गई थी, जिस चीज़ को आज होम मिनिस्टर जी वो जान चुके थे। और उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये चीज़ कहा है। और हमने भी बार बार इस चीज़ के प्रोटेस्ट किए हैं कि जो हमारा 10% का एसटी का कोटा उसको आप इंटैक्ट करें, उससे छेड़छाड़ ना करें। तो उसके लिए मैं होम मिनिस्टर जी का और खासकर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा है कि गुज्जर पहाड़ी का गुज्जर बकरवाल का जो कोटा है वो इंटैक्ट रहेगा और उससे हट के हम जो हमारे पहाड़ी जो भाई हैं उनको देंगे। तो उसका लिए हम वेलकम करते हैं, उसका हम स्वागत करेंगे। और यही जो स्टेटमेंट ये हमारी पार्टी में वो मुफ्ती साहिबा की भी है। तो खिता पीर पंजाल के लोग उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। ये लोगों तक डेमोक्रेसी है, इसमें कौन बंदा किसके साथ जाता है ये लोगों की मर्जी है। जी जी जी, पार्टी साहब, बेरोजगारी का मुद्दा ढूंढ रहा है वो जायज़ है, लेकिन आप कभी बेरोजगारी पे बात मत करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता बेरोजगारी पर बात करेंगे। आप मंदिर मस्जिद पर बात करेंगे, आप कुरान गीता पर बात करेंगे। और शायद महबूबा मुफ्ती ने कल परसों स्टेटमेंट दिया था कि अब आप पहाड़ियों और गुजरों को लड़ा रहे हैं। आज जितने स्टार्टअप जम्मू कश्मीर के अंदर किए जा रहे हैं, जितने लोगों ने आज रजौरी काम ले लें डेटा, तो मैं कह सकता हूं कि पिछले 10 सालों में उतने स्टार्टअप नहीं हुए होंगे जो इस 2 सालों के अंदर हुए। कोविड की 1-2.5 साल की हमने जो पूरी दुनिया में त्रास दिया, भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। उससे बाहर निकल के जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था उभरी है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो रोजगार के नए साधन उपलब्ध हुए हैं, आज मैं कह सकता हूँ कि आज जो 8500 लोगों की जो रिक्रूटमेंट थी क्लास 4th में, वो एक क्लियर वे में हुई। इससे पहले बैकडोर एंट्रीज होती थी, इससे पहले कोरे कागज पे आपने कहा नौकरी लगती थी, विदाउट कोई पॉलिसी बनाए, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर यहाँ पे 500 रुपए और 1000 रुपए पे डेली वेजर एक एग्जिन यहाँ पे लगाता था। आज वो लोग दर बदर हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इंसाफ देने वाली सरकार है। डेली वेजर्स का जो मसला है वो भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर की सरकार हल करेगी। जो ये स्कैंडल्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इनकी मानसिकता थी। मैं तो समझता हूँ कि 10 साल पहले तो केस भी बैकडोर एंट्रीज में लगते होंगे। हुर्रियत के जो लीडर्स थे उनके फैमिली मेंबर्स को ये लोग फेवरेटिज्म करके उनको बैकडोर एंट्रीज करते थे। जो अब्दुल्ला और मुफ्तीज की जो फैमिलीज के रिलेशन में लोग थे उनको केएस लेवल की नौकरियां बैकडोर एंट्रीज में दी जाती थी। भारती साहब, मशीनरी आपकी थी,
आपने पेपर कंडक्ट किए, पेपर कंडक्ट L2 से करवाए, जिन लोएस्ट नंबर 2 था, लोएस्ट 1 को टेंडर दिया जाता है, ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उससे आपने सब इंस्पेक्टर के पेपर कंडक्ट कराए। उसके बाद आप CBI प्रोब करें या IB से प्रोब करें, जिससे मर्जी कराए, उससे कोई तुक नहीं बनती। मैं मीडिया के माध्यम से आपके द्वारा सारे दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये पहली बार हुआ कि इस तरह का स्कैंडल जो बाहर आया, जो इस तरह का स्कैंडल बाहर आने का मतलब है, इस तरह का स्कैंडल बाहर आने का मतलब है कि सरकार की, आप ये कह सकते हो कि ये अचीवमेंट है कि जो बैकडोर एंट्रीज से पहले की जाती थी, जो लोग मेहनत करते थे वो लोग रह जाते थे और बैकडोर एंट्रीज की जाती थी। फेवरेटिज्म इतना ज्यादा था। NC और PDP ने हुकूमत में यहाँ हमेशा रहे हैं, उन लोगों को हमेशा कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स रही है। आप इससे पहले के KS के या सब इंस्पेक्टर के कोई भी पेपर्स उठा लीजिए, 80:20 रेशो रहती थी। हमारे यहाँ के बच्चे 0.25 से 2 नंबरों से इस तरह से इंटरव्यू से बाहर कर दिए जाते थे। वो फेवरेटिज्म था, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिक्स थी। आज इस तरह की ट्रांसपेरेंसी आई है, चाहे वो चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो बेंगलुरु की प्रेस थी वो इन्वॉल्व, उन सब लोगों के ऊपर FIR हुई है। CBI उन लोगों को छोड़ेगी नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ऐसी करप्शन करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसकी एक ही जगह जेल की सलाखें हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर एक ट्रांसपेरेंट सरकार देगी। ट्रांसपेरेंट आज गवर्नेंस यहाँ पे आई है। आज चाहे एक मती साहब एक कॉन्ट्रैक्टर है, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट्स के अंदर इतनी बड़ी करप्शन होती थी। मार्च के महीने में जो भी पैसा बचता था, जब 31 मार्च की क्लोजिंग होती थी, हम सुनते थे कि नालियों की सफाई का और पैच वर्क का करके वो सारा करोड़ों रुपए निकाल दिया जाता था। बट उसको डिजिटलाइज करने के बाद, जब उसको डिजिटलाइज किया गया है, ई टेंडरिंग की गई है, जब ई टेंडरिंग की गई है तो मोदी साहब ने उस खजाने पे बैन लगा दिया है। डिजिटलाइजेशन के बाद आज 1 रुपए की चोरी वहां पे करना असंभव सा है। कोई भी व्यक्ति वहां से, जब डिजिटलाइज हो गया है, टेंडर जो कोट करेगा, एक MLA का भाई वो टेंडर ले सकता है, तो एक गरीब व्यक्ति जिसने कार्ड बनाया है, अगर वो उसमें फॉल करता है, उसकी कोटेशन अगर वो रेट कोट करता है तो वो टेंडर उसको मिलेगा। ये आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की नीति है कि ट्रांसपेरेंट हुकूमत हमने पूरे जम्मू कश्मीर को देनी है। धारा 370 की आड़ में जितने भी क्राइम यहाँ पे हुए हैं, जितनी भी कम्युनिटीज को दबाया गया है, जितना भी इलाके का फेवरेटिज्म किया गया है, उस सबको खत्म करने के बाद आज जम्मू और कश्मीर के अंदर एक समान विकास के अवसर दोनों जम्मू प्रोविंस को भी और कश्मीर प्रोविंस को भी समान अवसर दिए जा रहे हैं। मती साहब से जानना चाहते हैं, मती साहब, बात रोजगार की चल रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात चल रही है। आपने अलगाववादियों को अपीज करने की है, सैयद सलाहुद्दीन के बच्चों को भी आपने नौकरी दी हुई है, अली शाह गिलानी के बच्चों को भी नौकरी दी है, बिट्टा कराटे की वाइफ को आपने KS ऑफिसर बना दिया है। आप मुझे ये बताएं, यही चीजें आपने इनके दिमाग में डाली है जी, कश्मीर बेस, क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो लोग हमारे नहीं है? वो टेररिस्ट है, आपको वो कश्मीरी टेररिस्ट है। आप मेरी बात सुनो, क्या कश्मीर क्या उनके बच्चों का नहीं है? मेरी बात, क्या उनका हक नहीं है? आप उनको जोड़ने का काम करें। ये मुल्क हमारा है, ये सब पार्टियां हमारी हैं, ये सब हमें मिलजुल के अपने मुल्क को आगे ले जाना है, ना कि इस तरीके की तंजिया बातें करके एक लोगों में एक दीवार बनाने के, डिवाइड करने वाली बात नहीं करनी है। हमें जोड़ना है। हमेशा अपना मोदी जी क्या बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, मगर ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा नहीं हो रहा है। ग्राउंड रियलिटी पे अगर आपको ये चीजें करनी है, हमें वो 56 इंच का सीने को ना वो 100 इंच का करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, ताकि जाके इस मुल्क में आपको रोकूंगा। मती जी, आपने तब जोड़ने का प्रयास नहीं किया जब वेस्ट पाकिस्तानी इतने लंबे से, आपको पता है वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो लखनपुर से पार बसे वो हमारे प्रधानमंत्री भी बने, इंदर कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह वेस्ट पाकिस्तानी, लाल कृष्ण अडवाणी जो उप प्रधानमंत्री रहे, इनको आपने जोड़ने का कभी प्रयास नहीं किया? नहीं, इनको आप हमारे पे लगा रहे हैं। अभी तो इनकी सरकार है, आप इनको बोले ना। 70 साल क्या जोड़ा? क्या जोड़ा? क्या जोड़ दिया? कैसे राइट दिया? क्या राइट दिया उनको? इन्होंने वोटिंग, आप मुझे बताएं ना क्या राइट? वोटिंग वोटिंग करेंगे, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को मिले हैं। नहीं, कहाँ वो क्या राइट? वोटिंग राइट नहीं, बस उससे राइट हो गया। हाँ, आप नहीं दे पाए। एक उनका फंडामेंटल राइट आपने छीन के रखा हुआ था, आप कह रहे हैं उससे राइट मिल गया। किसे? 70 साल से आपने अपीसमेंट की पॉलिसी की, उनसे एक आपने उनका फंडामेंटल राइट छीन के रखा। उनको यहाँ पे कोई भी मती जी का टाइम, मती आप जी, मेरा टाइम है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये इन्होंने 2-3 मुद्दे बनाए हुए हैं, वो किस चीज के मुद्दे हैं? सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के। ये ग्राउंड लेवल पे है। हाई लेवल पे देखो अमित शाह जी ने कितनी अच्छी बातें की हैं, मोदी जी कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मगर ये है कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी की जो बात है ना, वो ये नहीं हो रही है। ग्राउंड रियलिटी पे कहने में और ग्राउंड रियलिटी में बहुत फर्क है। मैंने इनको कहा है कि ठीक है ना, आप कह रहे हो आप जोड़ो,
आप पॉलिसीज लाओ, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, आप जो है वो रोजगार दो, आप जो है जो हमारी से गलतियां हुई वो आप करो ना। क्यों नहीं कर रहे? आप बातें मत करो ना, ग्राउंड रियलिटी पे काम करो ना। ठीक है जी, आप सब कुछ इल्जाम लगा रहे हो जी, इन्होंने किया, इन्होंने 70 साल किया, इनको प्लेटफॉर्म बना हुआ मिला, लेकिन फिर भी इनको प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा जहां पे ये खड़े हैं। ठीक है, आप करो, हम आपके साथ हैं, आप करो, आप दें ना, क्यों नहीं दे रहे? और कितना वेट करा रहे हो? 3 साल आपने हुकूमत पीडीपी के साथ मिलके की, अभी उसके बाद भी सेंटर में आपकी हुकूमत है। आज भी शाह साहब आए हैं, आज अगर आए हैं, इन्होंने जो है वो एक माइंड में डाला है कि जी आप हम एसटी देंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, बिछड़ा इलाका है, सब कुछ इलाका है। उसके बाद मुझे पता है पॉलिसीज बताए ना, खाली वो जो आपकी बात है जो लॉलीपॉप मत दे, हमें ग्राउंड रियलिटी पे दे, हम भी बोलेंगे ठीक है जी ये ठीक कह रहे हैं। ये चीजें आनी चाहिए, मगर ये सिर्फ और सिर्फ बातें जो है भाजपा की तरफ से नहीं आते। आप बैठे दें, वो गल नहीं करनी, वो गल नहीं करनी, आप बैठे दो कि काम करो। ये आप पे तंज कस रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष पर तंज कस रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा मैं मत्ती जी की नॉलेज के लिए, मैं यहीं पे बता दूं कि रजौरी पुंछ रोड का चौड़ीकरण हम देख लें, टनल्स और ब्रिजेस का निर्माण हम देख लें, बॉर्डर के ऊपर हमारे जो लोग, हमारा पूरा इलाका पुंछ से लेके नौशहरा तक पूरी एएलसी है, भारी शेलिंग के बीच हमारे लोगों को माइग्रेट करना पड़ता था। आज वहां पे उनके लिए जो उनके लिए बंकर्स बनाए गए, वो भारतीय उनके लिए बंकर्स जो बनाए गए, वो भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में बैठी है, वो केंद्र की सरकार देख रही है। वो हर एक व्यक्ति तक, वो चाहती है कि हर एक व्यक्ति तक वो लाभ पहुंचे। वो हक था इनका, तो 70 साल इनको 70 साल अपनी हुकूमत है कि अपने हक क्यों नहीं दिया? हक भारतीय जनता पार्टी ने इनको वो हक दिया है। एक भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, हर एक व्यक्ति को खुले आसमान के नीचे अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रिवेल करने की आजादी है। लेकिन 70 साल में इन लोगों ने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज के राइट को वायलेट किया, इन्होंने गोरखा समाज के लोगों के राइट्स को वायलेट किया। क्या वो लोग सिर्फ एक उनका बच्चा पढ़ के कल पीएचडी कर ले, क्या वो सिर्फ भंगी की नौकरी कर पाएगा? इन लोगों ने आपने भी बताया कि यहाँ से बाहर जाके लोग अगर प्रधानमंत्री तक पहुंच गए, और जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों ने उनके राइट्स को वायलेट किया पूरे तरीके से। ये इसलिए वायलेट किया क्योंकि ये लोग चाहते थे कि पावर इन तक सीमित रहे। आखिरी सवाल आपसे, लेकिन विषय से हट कर है। रूबिया सैयद ने पहले यासीन मलिक की शिनाख्त कर ली और बाद में कहा कि मैंने पहचाना नहीं। ये थोड़ा हट के विषय है, इस पे मेरे को नॉलेज नहीं है इतना, मैं इस पे क्या कहना चाहूँगा। वो कोर्ट का विषय है, कोर्ट में कुछ भी हो सकता है। जी जी, कोर्ट में आप जो स्टेटमेंट जो दोगे, कोर्ट में वो डिसाइड, जो ऑनरेबल कोर्ट है उसने करना है कि वाकया उसने उसको पहचाना कि या नहीं पहचाना है। इस मुद्दे पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कहूँगा, क्योंकि ये मेरे जन्म से भी पहला इंसिडेंट हुआ, जब मेरा तो 87 का जन्म है। तो एक मैं भारती जी को एक बात या आपके मीडिया के थ्रू से कंक्लूड पे मैं एक चीज़ कहूँगा कि इस समय करप्शन जो है वो पीक पे है। ये मेरे साथी हैं, हम युवा हैं, हम कोशिश करते हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अगर आप करप्शन के खिलाफ बोलोगे तो आपका काम रुक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो ग्राउंड पे जो लोगों के मकान के पैसे मिल रहे हैं, 1.5 लाख रुपए बन रहा है, उसके लिए भी 10-10 हज़ार रुपए की जो कमीशन है वो डिपार्टमेंट को आप दोगे तो आपकी फाइल जाएगी, नहीं तो आपकी फाइल वहीं की वहीं पड़ी रहेगी। एसडीएम के तहत बाथरूम के लिए 12,000 रुपया देता है। मैं आप मुझे खुद कहते हुए ये शर्म आती है, हम भी पंचायत में रहते हैं, लेकिन वो भी फाइल आपकी जो 25,000 हो गया, 25,000 हो गया, लेकिन फिर आप 5,000 उसकी तरफ नोट बढ़ जाएगी। 12,000 में पहले 2,000 दे रहे थे, वो भी अगर आप 2,000 दोगे ठीक है, अगर नहीं दोगे तो जनाब मोदी जी कह रहे हैं, जो होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सारा सिस्टम डिजिटल है, आपकी वहां से फाइल ही गायब कर दें। समय इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये है कि राजौरी का मुस्तकबिल फ्यूचर जो अच्छा है, तीनों युवा नेताओं में करंट है। और मुझे लगता है एक बात कहूं, एक मुझे चीज की जो मैं जैसे सोच रहा था कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर आज आए थे, एसटी के विषय से हट के अगर हम लोगों को ये था कि कोई बहुत बड़ी जो सौगात दे के जाएंगे, कोई पैसे का अनाउंसमेंट करके जाएंगे, जब पंचायतों को हम इतने पैसे दे रहे हैं, या आपकी हर पंचायत में हमको एक नोट दे रहे हैं, या कोई बोले हैं एलजी साहब ने डिस्ट्रिक्ट बजट का कहा अलग चीज है, एलजी एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है। पूरे मुल्क के गृह राज्य मंत्री अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो कम से कम एक स्पेशल पैकेज पहाड़ियों को ही दे जाते, हमें मत देते। पहाड़ियों के लिए कोई स्पेशल पैकेज दे जाते कि जनाब हमने आपके लिए इतना पैसा दिया, आप अपने अपने मोहल्ले में अपने बस्ती में बिजली लगाओ, ट्रांसफार्मर लगाओ, हैंडपंप लगाओ, तो कम से कम पहाड़ी भाइयों का भला होता। हम 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट। चलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, देखा आपने, इन युवाओं में बड़ा करंट है, और जो राजौरी जिला है उनके फ्यूचर मुझे अच्छा नजर आता है। धन्यवाद।